नमस्ते, सदावत सली मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्त्र में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वो भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों भारतीय वायुसेना को राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में एक नया हाईटेक ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम मिला है, जिसकी मदद से अब ये जो पाकिस्तान के ड्रोन आते हैं उनसे निपटना आसान हो जाएगा। दरअसल वायुसेना के साथ एक एंटी ड्रोन गन पहुंच चुकी है। इसके अलावा दोस्तों वायुसेना के पास एंटी ड्रोन जैमर भी है, जो कि पाकिस्तानी ड्रोन के जीपीएस कनेक्शन को जैम कर देगा और इस ड्रोन का संपर्क इसके ऑपरेटर से टूट जाएगा। कहा जा रहा है कि बीकानेर वायुसेना स्टेशन पर ड्रोन रोधी अभियान का नोडल सेंटर बनाया जाएगा। दोस्तों पाकिस्तान द्वारा अक्सर जासूसी और ड्रग्स, इसके अलावा हथियार और गोला बारूद की तस्करी के लिए इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों ऐसे में जो ग्रामीण वहां मौजूद होते हैं, जो इन ड्रोन की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचाते हैं, तब तक कई बार पाकिस्तानी ड्रोन अपना काम करके वापस लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब ना तो ये वापस लौट पाएंगे और ना ही ये कुछ भारतीय सीमा में गिरा पाएंगे। दरअसल अब एंटी ड्रोन गन नल एयरफोर्स स्टेशन में आ गई है, जहां से भारतीय सीमा में आने वाले पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया जाएगा। इसके अलावा जो एंटी ड्रोन जैमर लगाए गए हैं वो ड्रोन का जीपीएस जाम कर देंगे। इससे ड्रोन को नियंत्रित करने वाले का संपर्क कट जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा भारतीय वायुसेना अब एक कॉन्क्लेव भी आयोजित करने वाली है, जिसमें सेना भी होगी, बीएसएफ, पुलिस प्रशासन और खुफिया एजेंसियां भी भाग लेंगी। आपको बता दें कि साइट पर अब एक इंटरैक्टिव हवाई क्षेत्र का नक्शा फीड कर दिया गया है। नक्शे में ग्रीन, येलो और रेड जोन उपलब्ध कराए गए हैं और नो फ्लाई जोन भी तय किया गया है। दोस्तों अगली खबर भारतीय सेना से आ रही है। दोस्तों आज 2 पायलट बाल बाल बच गए हेलीकॉप्टर दुर्घटना होने से। दरअसल दोस्तों तकनीकी दिक्कतों की वजह से राजस्थान के हनुमानगढ़ में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर MI-35 की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। पुलिस ने कहा कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग महफूज हैं, यानी कि सब सुरक्षित हैं। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और एक फ्लाइट इंजीनियर भी मौजूद था। हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग सुबह 9:30 बजे एक गांव के खेत में करवाई गई। हालांकि सेना के इंजीनियर मौके पर पहुंच गए और तकनीकी दिक्कतों को उन्होंने ठीक किया है। दोस्तों अगली खबर भारतीय सेना से आ रही है। भारतीय सेना ने एक बार फिर सीमा पर घुसपैठ करने की कोशिश को नाकाम कर दिया है। एलओसी के नौशेरा सेक्टर में भारतीय सेना ने आतंकियों की एक बड़ी घुसपैठ को नाकाम करते हुए पाकिस्तान से आए 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। बता दें कि 2 दिन में घुसपैठ की ये दूसरी बड़ी कोशिश है, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया है। दोस्तों मुश्किलें क्या, अब तो असंभव हो गया है कि सीमा पार कैसे करनी है इन आतंकियों के द्वारा। या तो उनको मरना है या फिर उन्हें पकड़ा जाना है। इसीलिए दोस्तों आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान जब इन आतंकियों को नहीं भेज पा रहा है, कोशिश तो पूरी कर रहा है, तब वो जाकर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि डीआरडीओ से आ रही है। दोस्तों डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने आज वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का भारतीय नौसेना की शिप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। दोस्तों इस टेस्ट की खास बात ये थी कि इस मिसाइल का इस्तेमाल एक हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल टारगेट के खिलाफ किया गया था। दरअसल दोस्तों VLSR सैम में स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर है, जो कि एरियल टारगेट का हाई एक्यूरेसी के साथ, यानी कि सटीकता के साथ उन्हें इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है। वहीं दूसरी तरफ डीआरडीओ अब नई एक्स बैंड रडार का फैब्रिकेशन शुरू कर चुका है, जो कि शिप बेस्ड VLSR सैम सिस्टम के लिए होगा। दरअसल एक्स बैंड रडार का डायमेंशन 1.5 मीटर बाई 1.5 मीटर का होगा, जिससे कि इसे 9 से 10 गीगाहर्ट्ज के बीच ऑपरेट करने की अनुमति देगा। और भारतीय नौसेना की जो सभी फ्रंट लाइन वॉरशिप्स हैं, इसके अलावा INS विक्रांत जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसमें भी VLSR सैम को साल भर के अंदर फिट कर दिया जाएगा। दोस्तों इस मिसाइल का इस्तेमाल नौसेना की ओर से हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को करारा जवाब देने के लिए किया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, बता दें कि मझगांव शिप बिल्डर अब दूसरी P-15B की डिस्ट्रॉयर INS मोरमगांव को सितंबर में भारतीय नौसेना को सौंप देगा। बता दें कि इस डिस्ट्रॉयर में 60% स्वदेशी सामान का इस्तेमाल किया गया है और सबसे बड़ी बात यह कि इसकी स्टेल्थ क्षमता को काफी बढ़ा दिया गया है। दरअसल अब भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 17B के तहत और स्टेल्थ फ्रिगेट्स को ऑर्डर करना चाह रही है और कहा जा रहा है कि ये ऑर्डर 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, मझगांव शिप बिल्डर और गार्डन रिच शिप बिल्डर के बीच, और 2024 के अंत में इनके लिए ऑर्डर दिया जा सकता है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है अमेरिका के MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन को लेकर। सब कुछ तय हो चुका है। भारत अब $3 बिलियन से अधिक की कीमत पर इन 30 MQ-9B जो आर्म्ड प्रीडेटर ड्रोन है उन्हें खरीदने वाला है। लेकिन दोस्तों अब सवाल खड़े हो चुके हैं और कई सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं। खास करके अभी हाल ही में लीबियन नेशनल आर्मी ने प्रीडेटर ड्रोन को मार गिराया है और ये प्रीडेटर ड्रोन काफी एडवांस ड्रोन है, लेकिन इसे मार गिराने के लिए उन्होंने मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिसमें कि अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इस ड्रोन की सर्वाइबिलिटी खास करके हाईली कंटेस्टेड एयर स्पेस में विवादों में आ गई है। दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज अजय नहीं होती है, तोड़ होते हैं, लेकिन मैन पोर्टेबल जैसे सिस्टम से प्रीडेटर बी ड्रोन को गिराना
एक बहुत बड़ी बात है और ये भारत के लिए अब एक तरह से अलर्ट है कि भाई रुक जाओ, इतना पैसा बहाने के बजाय खुद के ड्रोन सिस्टम पर ही ध्यान देना होगा। और जो कमी सामने आई है कि इसे मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से गिराया गया है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए भारत को अपने ड्रोन में इस सिस्टम के काउंटर मेजर्स को विकसित करने की जरूरत है। और इतना पैसा अगर हम अपने देश में लगाते हैं तो वाकई में और भी ज्यादा काउंटर मेजर्स हमारे स्वदेशी ड्रोन्स को मिल पाएंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना से आ रही है। बता दें कि वेस्टर्न नेवल कमांड के चीफ वाइस एडमिरल AB सिंह ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का दौरा किया है बेंगलुरु में, और उन्होंने नेवल तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की भी समीक्षा की और साथ ही ट्विन इंजन बेस्ड फाइटर जेट यानी कि TEDBF के बारे में भी जानकारी हासिल की, जिन्हें की एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जाना है। इसके अलावा उन्होंने तेजस प्रोडक्शन और टेस्टिंग फैसिलिटी, इसके अलावा हेलीकॉप्टर कॉम्प्लेक्स जो कि HAL का है, उसका भी दौरा किया। साथ ही उन्होंने इसके उत्पादन संबंधी जो मुद्दे आ रहे हैं उनको लेकर बातचीत भी की है। यही नहीं, AB सिंह ने फ्लाइट टेस्ट सेंटर फॉर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 का भी दौरा किया, जहां उन्होंने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 4, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के बारे में जानकारी हासिल की। बढ़ते हैं अपनी अगली डिफेंस अपडेट की तरफ। दरअसल अब रूस और भारत नए पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहे हैं ताकि जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनकी डील को आगे बढ़ाया जा सके। और इस डिफेंस डील में तीसरी आकुला क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन भी शामिल है, जिसे कि लीज पर लिया जाना है। आपको बता दें कि 2020 में भारतीय रुपया और रशिया का रूबल की जो वैल्यू थी वो एक जैसी थी, लेकिन दोस्तों अब भारत के 1 रुपए के बदले रूबल की जो वैल्यू है वो 0.75 हो गई है, जिसका मतलब ये है कि अब रशिया भारत के लिए महंगा हो जाएगा। हालांकि प्रपोजल के तहत कहा यह जा रहा है कि रुपए को पहले रशियन बैंक में जमा किया जाएगा और फिर उसे रूबल में बदला जाएगा, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विचार नहीं किया गया, जिसमें कि सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स होगा या फिर बार बार बदलता रहेगा। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि नेपाल से आ रही है। दरअसल नेपाल में अब चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बता दें कि काठमांडू में मैतीधार मंडल से नया बनेश्वर तक रैली में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। कहा यह जा रहा है कि ये जो परियोजना है वो राष्ट्र विरोधी है। दोस्तों नेपाल और चीन ने 2017 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इसके लिए एक समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते से देश में तेजी से ढांचागत विकास होगा। हालांकि इस परियोजना का पता कुछ चल नहीं पा रहा है नेपाल के अंदर, लेकिन जो वहाँ के युवा हैं वो अब समझ चुके हैं कि नेपाल फंसने की कोशिश कर रहा है चीन के जाल में। वैसे भी दोस्तों आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सबको मालूम है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ क्या हो रहा है। ऐसे में नेपाल के लोग भी नहीं चाहते कि नेपाल BRI प्रोजेक्ट में शामिल होकर अपनी संप्रभुता को खो दे। यही नहीं दोस्तों, नेपाल को एक चीज और समझ में आ गई है कि जिस प्रोजेक्ट से चाइना ने हाथ पीछे खींच लिए थे, उस प्रोजेक्ट को अब भारत की कंपनियां तैयार करेंगी, जिसके लिए एक एग्रीमेंट पर भी साइन किया जा चुका है। बता दें कि इस परियोजना की जो कुल लागत है वो $2.4 बिलियन की है, जिसमें कि 750 मेगावाट और 450 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट शामिल है। दोस्तों अगली खबर उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर को लेकर आ रही है। बता दें कि डिफेंस कॉरिडोर के लिए उत्तर प्रदेश में 11,250 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का पूरा जाल बिछाया जा चुका है। दोस्तों नोडल एजेंसी यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि यूपी-ईडा ने इन निजी कंपनियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। बता दें कि अब तक उत्तर प्रदेश सरकार ने 1600 हेक्टेयर का अधिग्रहण कर लिया है। वहीं करीबन 30 कंपनियों को कॉरिडोर के हिस्से के रूप में अपने संयंत्र स्थापित करने के लिए जमीन भी आवंटित की गई है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर के तहत राज्य में 6 नोड्स हैं: लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, चित्रकूट और आगरा। कहा जा रहा है कि डिफेंस कॉरिडोर से रोजगार को भी प्रोत्साहन मिलेगा। दोस्तों इसके अलावा राज्य सरकार ने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आसानी से पैसा मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार ने वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ करार भी किया है। दोस्तों अगली खबर पाकिस्तान के बूढ़े हो चुके JF-17 लड़ाकू विमानों को लेकर आ रही है। बहुत तगड़ा झटका पाकिस्तान को लग चुका है। अब उसके JF-17 लड़ाकू विमान पूरी तरीके से ग्राउंड होने वाले हैं। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान ने अमेरिका से 2016 में 8 F-16 ब्लॉक 52 लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बनाई थी, जिसे अमेरिका ने साफ तौर पर मना कर दिया। तब से पाकिस्तान अपनी F-16 फ्लीट के लिए आधुनिक हथियारों का आधुनिकरण और अधिग्रहण करने की भी योजना उसने तैयार की, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी F-16 जो बेड़े हैं उनमें काफी दिक्कतें आनी शुरू हो गई है। इसके अलावा पाकिस्तान ने ये योजना बनाई थी कि अगर कोई देश F-16 विमानों को बेच रहा है तो उन्हें खरीद लिया जाए, तो ये आसान तरीका है कि उसके F-16 की जो फ्लीट है वो मेंटेन रह पाएगी। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान इस बात को भूल गया था कि बिना अमेरिका की लिखित सहमति के बिना कोई भी देश ना तो F-16 के हथियारों को और ना F-16 को किसी तीसरे देश को बेच सकता है या फिर हस्तांतरित कर सकता है। यानी कि ये पूरा का पूरा जो जाल बिछाया था पाकिस्तान ने,
वो कभी संभव हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान को यह लग रहा था कि कई सारे देश हैं जो कि F-35 ले रहे हैं, वो अपने पुराने F-16 विमानों को बेचने की योजना बना रहे हैं। दूसरी वजह अमेरिका की यह है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ F-16 का इस्तेमाल किया था। हालांकि आज तक पाकिस्तान इस बात को नहीं मानता कि उसने भारत के खिलाफ F-16 का इस्तेमाल किया था, लेकिन जब सबूत हाथ लगे तो पता चल गया कि भैया पाकिस्तान ने झूठ बोला है अमेरिका से, इसलिए अमेरिका पाकिस्तान से नाराज है। दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान के द्वारा नई AIM 120C7 उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल AMRAAM के लिए भी पाकिस्तान के अनुरोध को काफी छोटा कर दिया है, यानी कि उसको उस मात्रा में वो मिसाइलें नहीं मिलेंगी जिस मात्रा में वो चाहता है। और अमेरिका खुद AIM 120C5 उसका जो नया स्टॉक पाकिस्तान को चाहिए वो भी अमेरिका नहीं देना चाहता, क्योंकि इसी मिसाइल का इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने भारत के MiG-21 को शूट किया था। हालांकि उसके बदले पाकिस्तान को F-16 तक गंवाना पड़ गया। पाकिस्तान के पास इस वक्त 75 यानी कि 75 F-16 हैं, जिनमें से 57 ब्लॉक 15 MLU हैं, जो कि अब अपनी सर्विस के अंत तक पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान के पास कोई इन्हें अपग्रेड करने का रोड मैप भी नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ने चीन से J-10C फाइटर जेट्स खरीदे हैं, जो बाद में पाकिस्तान में F-16 बेड़े की जगह लेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान ने तो तुर्की के साथ मिलकर 5th जनरेशन फाइटर जेट को खरीदने का भी फैसला कर रखा है। दोस्तों, अगली खबर रशिया से आ रही है। रशिया ने KS-69 स्टील्थ क्रूज मिसाइल का अनावरण किया है। बता दें कि KS-69 क्रूज मिसाइल, जो कि एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के साथ है, ये पूरी तरीके से एक स्टील्थ क्षमता वाली मिसाइल है। दोस्तों, KS-69 को इंगेज स्टेशनरी टारगेट विद नो कोऑर्डिनेट को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। साथ ही ये लक्ष्य के निकट के वातावरण के बारे में भी जानकारी उपलब्ध करा देती है। KS-69 को अलग अलग रशियन विमानों से, यानी कि Su-30, Su-34, Su-35, Su-57 और MiG-31 से भी दागा जा सकता है। बता दें कि ये मिसाइल इनिशियल और सैटेलाइट नेविगेशन का कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा इसमें एक बेहतर EO सीकर लगाया गया है। KS-69 को दुश्मन के जमीनी लक्ष्यों की एक विस्तृत श्रृंखला को नष्ट करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। यही नहीं, इसके अलावा इस मिसाइल में ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम भी है और इसकी जो रेंज है वो 290 किलोमीटर है और इसकी ऑपरेशनल स्पीड 700 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो भी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में। और ये अपने साथ 300 से 310 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है। दोस्तों, अगली खबर इसरो से आ रही है। दरअसल अब इसरो लैटिन अमेरिका में सैटेलाइट्स को लॉन्च करने और एक नया अवसर तलाशने के लिए वहां पर भी अपना बुनियादी ढांचा बनाने का विचार कर रहा है। दरअसल एक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इसरो के पास अब तक 61 देशों के साथ समझौते ज्ञापन और आपसी सहयोग समझौते हैं। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डाउनलोड करने के लिए दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र में ग्राउंड स्टेशन स्थापित करना चाहती है। वहीं इसरो की तरफ से कहा जा रहा है कि लैटिन अमेरिकी देशों के साथ जुड़ना इसरो के लिए काफी महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से लैटिन अमेरिका और कैरिबियन अंतरिक्ष एजेंसी के गठन को देखते हुए। इसरो की तरफ से कहा जा रहा है कि अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, मैक्सिको और पेरू के साथ अंतरिक्ष सहयोग समझौते इसरो ने पहले ही कर रखे और पनामा और डोमिनिकन गणराज्य के साथ आगे की भागीदारी पाइपलाइन में। तो दोस्तों, ये अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।